टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, वहाँ के स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या भी बढ़ी है। वहाँ के लोगों में अंधविश्वास कम हुआ है। ऐसे कई अनोखे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं, जहाँ पहले दस्त या बुखार के लिए गांववासी ओझा के पास जाते थे, लेकिन साक्षरता ने उन्हें ऐसी समझ दी कि वे हकीम और डॉक्टर के पास जाने लगे हैं। साक्षरता से धर्म व जाति की दीवारें टूटी हैं। साक्षरता अभियान के दौरान कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जब हिंदू लड़की किसी मुस्लिम महिला को दिए की रोशनी में पढ़ा रही होती है और कोई मुसलमान वयस्क किसी हिंदू बालक को पढ़ा रहा होता है। अतः साक्षरता संपूर्ण विकास का एक समग्र कार्यक्रम है। एक साक्षर राष्ट्र एक आत्मविश्वासी राष्ट्र भी होता है, लेकिन जब तक देश की समूची जनता साक्षरता के कार्य को देश सेवा का कार्य नहीं समझेगी, तब तक देश साक्षर नहीं हो सकेगा। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक देश को प्यार करे और उसके विकास के लिए सोचे। उसके अंतर्मन में जब राष्ट्रीय भाव हिलोर लेगा, तभी साक्षरता उसे राष्ट्रीय मिशन लगेगा। ऐसा नहीं है कि निरक्षरता के अंधेरे को मिटाने के लिए स्वतंत्रता के बाद कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन उसे जन आंदोलन के रूप में सफलता प्राप्त नहीं हुई। पूर्ण विराम चेंज। वास्तव में 1986 में केरल के कोट्टयम नगर और 1990 में एर्नाकुलम जिले में निरक्षरता को दूर करने की अभियान पद्धति को जब आशातीत सफलता मिली, तो आशा की एक नई किरण फूटती हुई दिखी। इन दोनों जिलों को मॉडल बनाकर संपूर्ण साक्षरता की अवधारणा पर विचार हुआ। 8वीं योजना के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 7 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का निश्चय किया गया। यह तय किया गया कि चरणबद्ध रूप से देश के लगभग 345 जिलों में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को लागू किया जाए। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से एक आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया, ताकि यह सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनता का कार्यक्रम बन सके। संपूर्ण साक्षरता की इस रूपरेखा पर सरसरी तौर से विचार करने पर कुछ बिंदु साफ उभर कर आते हैं। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, यह तय कर पाना मुश्किल है कि भ्रष्टाचार की कामयाबी के लिए लोकतंत्र आवश्यक है या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए भ्रष्टाचार अपरिहार्य है। भारतीय लोकतंत्र बहुत कुछ इस दिशा में बढ़ चुका है, यहाँ तक कि अब इससे पीछे हटना हमारी व्यवस्था, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कठिन लगता है। पिछले 7 वर्षों में कई रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत से रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। करीब करीब हर आरोपी व्यक्ति ने तमाम व्यवस्था की पोल खोलने की चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं कि यह चेतावनी बेकार या व्यर्थ गई है, बल्कि लगभग सभी मामलों में ऐसी चुनौतियां काफ़ी कारगर साबित हुई हैं।
यदि मिसाल पर जाएं तो हर्षद मेहता से लेकर भंसाली और अमीर भाई जैसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। भ्रष्टाचार को यदि श्रृंखलाबद्ध किया जाए तो आज तक कोई भी श्रृंखला टूटती दिखाई नहीं पड़ती है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। कई बार तो हमारे राजनेता अपने देश में फैलते भ्रष्टाचार पर यह कहकर पर्दा डालते दिखाई पड़ते हैं कि भ्रष्टाचार यूरोपियन देशों में भी कम नहीं है। यह कहना कठिन है कि हमारे राजनेता ऐसी दलीलों के जरिए लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का औचित्य स्थापित करना चाहते हैं या इसे लोकतंत्र की आवश्यक बुराई के रूप में पेश कर रहे हैं। पूर्ण विराम। यह माना कि भ्रष्टाचार अब इतना घिसा पिटा मुद्दा हो गया है कि इस पर कलम भी अपना असर खो चुकी है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार सार्वभौमिक है या लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है तो फिर इसका लाभ देश के हर तबके को मिलना चाहिए। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस लाभ के लिए कोई राशन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है या इस पर कोई विचार हो रहा है। अब तक लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के निकट संबंधों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भ्रष्टाचार को अधिकार के रूप में मांगना या फिर इसके लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक नहीं ठहराया जा सकता, जबकि यह देश के कई हिस्सों में परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह अधिकार लिखित रूप में न किसी सरकार ने दिया है और न ही आगे कोई सरकार इस दिशा में ऐसी कोशिश करेगी। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, जो लोग देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, शायद वे बेहतर जानते हैं कि वह अधिकार यानी भ्रष्टाचार का अधिकार दिए जाने का विषय नहीं है बल्कि लिए जाने का विषय है। बिहार और उत्तर प्रदेश में हर चीज़ लोकतांत्रिक है और संवैधानिक भी। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त लोकतंत्र और व्यवस्था से ना तो सरकार अनभिज्ञ है और ना ही संसद। फिर भी दक्षिण भारत के राज्यों पर जाएं तो पिछले 7 वर्षों में 70% बैंक घोटालों की कुछ प्राथमिक कड़ियाँ इन्हीं राज्यों में मिली हैं। प्रश्न यह नहीं कि देश के किस हिस्से में भ्रष्टाचार कम है और किस हिस्से में ज़्यादा, बल्कि प्रश्न यह है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की लोकप्रियता किस हिस्से में कम है। यदि इस विषय पर एक सर्वेक्षण कराया जाए तो लोकतंत्र के मुकाबले में भ्रष्टाचार की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा दर्ज हो सकती है। कई बार राजनेताओं को कहते सुना है कि लोकप्रिय सरकार को कौन हटा सकता है या बर्खास्त कर सकता है। इस अर्थ में यदि किसी सरकार की लोकप्रियता आंकी जाए तो बिहार जैसे राज्य में जो सरकार जितनी लोकप्रिय होगी उतनी ही मजबूत होगी। यानी लोकप्रियता यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली शर्त है
तो भ्रष्टाचार को लोकतांत्रिक व्यवस्था से अलग करना आसान नहीं है। पूर्ण विराम समाप्त।